हाँ जी बेटा, लास्ट जो क्लास हमने देखा पढ़े थे तो वहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग का डेफिनेशन देख लिया था कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है। तो हर साल एक कंपनी की जो भी परफॉर्मेंस रहती है उसे अपनी परफॉर्मेंस का पूरा हिसाब किताब सब शेयर होल्डर्स के पास सामने रिप्रेजेंट करना रहता है। तो जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है हर साल वो एनुअल जनरल मीटिंग होती है। और ये 12 महीने से ज्यादा या 9 महीने से कम की नहीं होती। ये मैक्सिमम और मिनिमम ड्यूरेशन रखा गया है। ठीक। तो अब यहाँ पे उसी का ऑब्जेक्टिव कि आखिर एनुअल जनरल मीटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले चीज तो हो जाती है मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। मैंने मिनट्स पढ़ाए थे। मिनट्स क्या होते हैं? ये रिकॉर्ड्स होते हैं। तो जो प्रीवियस मीटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको अवेलेबल करवाया जाता है। फिर आपको बताया कि भाई जो भी पूरे साल भर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही ये चीजें रिप्रेजेंट की जाती हैं कि हाउ आर यू प्रॉफिट एंड हाउ इट इज नाउ, कि पहले कैसा था और अभी किस हिसाब का है। तो फाइनल अकाउंट्स इस रिप्रेजेंट किए जाते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स एक्शंस, कि भाई डायरेक्टर्स के क्या क्या एक्शन किए हैं या की चीजों में सुधार किया है, क्या उनकी मीटिंग्स रही है, वो डिविडेंड की पॉलिसी क्या उनकी रही है, उन चीजों को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। एंड इलेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स ही सारी चीजें चलाती हैं। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करना रहता है तो वो काम भी एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाता है। तो एनुअल जनरल मीटिंग में आपके पिछले मीटिंग के रिकॉर्ड्स यानी मिनट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स। किसी तरीके का कोई बदलाव किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू उसे दिखाया जाता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करना रहता है तो वो। अच्छा, मैं इसे एक बार जूम कर देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों एक एक बार, कि कोई भी दिक्कत ना आए। ये तो इंग्लिश का हो गया, ये आपका हिंदी का हो गया। ठीक। अब जरा देख लेते हैं लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं, कि एनुअल जनरल मीटिंग अगर हमें करना रहता है तो उसकी क्या प्रोविजंस है। ठीक। सबसे पहले हिंदी वाला जूम कर दे रहा हूँ, फिर इंग्लिश वाला भी कर दूंगा। ये आपका हिंदी वाला पोर्शन हो गया। और इंग्लिश वाले पोर्शन से मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। अब आपको एनुअल जनरल मीटिंग करना है, यानी साल में एक बार आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी है। तो अब उसका कौन कौन सी लीगल प्रोविजंस, किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट का मैटर आता है कि आखिर कब एक कंपनी को जरूरत होती है एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की। तो अगर जरूरत की बात करें तो हर कंपनी को कम से कम अपने एक साल में एक बार तो आपको एनुअल जनरल मीटिंग करनी ही पड़ेगी। ये रिक्वायरमेंट है, जरूरी है। और जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन, ये पहले भी बता रखा हूँ कि जो सबसे पहली मीटिंग होती है उसको स्टेट्यूटरी मीटिंग कहा जाता है। मगर स्टेट्यूटरी मीटिंग होने के बाद कंपनी की एक नॉर्मल मीटिंग होनी चाहिए जिसे एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं, और वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 18 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, 6 महीने के अंदर स्टेट्यूटरी हो जाना चाहिए। अगले 12 महीने के अंदर क्या आपका होना जाना चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग। तो टोटल कितना हो गया कंपनी के बनने से लेके उसके पहले एनुअल जनरल मीटिंग, तो 6, 12, 18 महीने हो गए। उसी चीज को बता रहा है। अब गैप कितना हो सकता है, अधिक से अधिक कितना गैप हो सकता है दो एनुअल जनरल मीटिंग में। तो वो आपका जो है वो आपका 15 मंथ्स है ना। ये 15 महीने दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच का गैप हो सकता है। फिर डिक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ, अब कितने महीने तक का डिक्रीज किया जा सकता है। यहाँ पे तो बताया कि 15 महीने से अधिक हो सकता है।
और अगर आप चाहते हैं कि जो गैप है, बट इफ द रजिस्ट्रेशन फीस, ही विल इंक्रीज दिस पीरियड फॉर 3 months मोर। स्पेशल प्रोविजन से 3 महीना और बढ़ाया जा सकता है, 15 महीने से 18 महीने भी किया जा सकता है, 2 मीटिंग के बीच का गैप। चलिए, अब एनुअल जनरल मीटिंग का जो टाइमिंग क्या होना चाहिए। अब एनुअल जनरल मीटिंग में आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रेजेंट करते हैं। तो वो जो फाइनेंशियल अकाउंट आप प्रेजेंट कर रहे हैं, बैलेंस शीट प्रेजेंट कर रहे हैं, वो 6 महीने ज्यादा से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने फाइनल अकाउंट्स बना लिया है, अब बनाने से, जिस दिन आपने बना लिया तो वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उससे पहले का हुआ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कहते हैं ना, जैसे खाना बना दिया तो एक दिन से ज्यादा बासी होगी तो फिर खाने लायक नहीं होता। उसी तरह अगर फाइनल अकाउंट्स बना दिया तो 6 महीने बीतने के बाद उसकी कोई मतलब नहीं रह जाएगी। तो एनुअल जनरल मीटिंग में अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहे हैं तो वो 6 महीना से ज्यादा बासी नहीं होना चाहिए, है ना, कहने का मतलब पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक। पहले हिंदी वाला पोर्शन दिखा देना कि और कौन कौन सी हमें जरूरतें पड़ती हैं जब हम एनुअल जनरल मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, पहले हिंदी वाला दिखा दे रहा हूँ, फिर अभी नीचे इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा के साथ ही। और ये जो आखिरी वाला है, ये आखिरी वाला, यहाँ पे केवल जितना ब्रैकेट लगाया है ना उतना ही लिखिए। अब इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलते हैं। डे ऑफ द मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग का दिन कौन सा होना चाहिए, तो बेटा पब्लिक हॉलीडे छोड़ के कोई भी दिन हो जाए। पब्लिक हॉलीडे, सार्वजनिक छुट्टी की जो दिन है उसको छोड़ के कोई भी वर्किंग डेज में आप मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग करवा सकते हैं। सातवां पॉइंट है एग्जाम्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो टाइम, लोकेशन, डेट, एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम, लोकेशन और डेट से रिलेटेड वो छूट दे सकती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो कम से कम 21 दिन का आप क्या कर सकते हैं उसमें, उससे पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक। फिर कोरम पूरा करने की बात आती है। जब कोरम पूरा करने की बात आती है तो जो पब्लिक कंपनी होते हैं उसमें आर्टिकल के हिसाब से पब्लिक कंपनी में कम से कम 5 लोग तो होने ही चाहिए। कोरम पूरा करने का भी आपको बताया था। कोरम पूरा करने का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ पीपल। तो अगर एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें तो पब्लिक कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में कम से कम 5 लोग होने चाहिए, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं पेनाल्टी की। एनुअल जनरल मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर ये जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने में नाकामयाब हो जा रहे हैं, नाकामयाब मतलब फेल हो जा रहे हैं, तो उन्हें क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी, 25,000 रुपए की। 25,000 रुपए की उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी।
तो ये है आपके जितने भी रूल रिगार्डिंग ये एनुअल जनरल मीटिंग से रिगार्डिंग, ठीक है ना। अब इसके बाद दो चीजें और थोड़ी बच रही हैं, दो टॉपिक, एक तो रेजोल्यूशन से रिलेटेड है और फिर एक प्रॉक्सी वोटिंग से रिलेटेड है, उनको भी देख लेते हैं। चलो सबसे पहले रेजोल्यूशन समझते हैं। अच्छा, रेजोल्यूशन समझने से पहले आप समझिए कि मोशन किसे कहा जाता है, तो हिंदी में उसे सुझाव कहते हैं। तो ये थोड़ा और आसान हो जाता है समझना हिंदी की हेल्प से, कि रेजोल्यूशन से पहले आपका क्या होता है, मोशन होता है। ठीक, जब कोई मोशन लाया जाता है, मोशन मतलब कोई प्रस्ताव लाया जाता है, सुझाव लेके आया जाता है, सुझाव ज्यादा बेहतर है, मोशन लेके आते हैं, तो फिर उस वो मोशन एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं, यानी कोई डिसीजन लेना है हमको। अब वो डिसीजन हम लेंगे कि नहीं लेंगे, ये डिपेंड करता है कि मेजॉरिटी लोग उसके फेवर में हो, है ना? अधिकांश लोग उसके फेवर में हो, मेजॉरिटी जो है वो उससे सहमत हो। तो इसी के लिए क्या होती है, वोटिंग किया जाता है ना। तो जो मेजॉरिटी वोट करती है और मेजॉरिटी के साथ वोट करती है, तब वो जो मोशन होता है वो क्या कर लिया जाए, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो रेजोल्यूशन हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रेजोल्यूशन क्या होता है। द क्वेश्चन विच कम्स फॉर द कंसिडरेशन, विचार करने के लिए जो क्वेश्चन लेके आए जाते हैं, प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द प्रपोजल कॉल्ड मोशंस, मोशन के तौर पे उन्हें लेके आया जाता है। अ मोशन में बी प्रपोज्ड बाय द चेयरमैन और मेंबर, द मोशन आफ्टर क्लोज ऑफ द डिस्कशन इज पुट टू वोट, उस पर डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग के लिए उसे आगे ले जाया जाता है। अगर वो कैरी आउट किया जाए या रिजेक्ट भी किया जा सकता है, और अगर मोशन को कैरी आउट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, रेजोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो आपका रेजोल्यूशन क्या होता है उसका आइडिया हो। फिर रेजोल्यूशन जब बात करते हैं तो दो तरीके, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रेजोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो रेजोल्यूशन दो तरीके के, एक आपका हो जाता है जनरल रेजोल्यूशन और दूसरा हो जाता है आपका स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है ना, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी कहते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन तो बात जाना ही हम। पहले मैं हिंदी वाला क्या कर देता हूँ ना, पहले जूम कर देता हूँ, फिर डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। ये आपका हिंदी में। अब देखो इससे डिफरेंस से क्या फायदा हुआ, अगर केवल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो अलग से नहीं पूछा जाता है वैसे, फिर भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पूछा गया तो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन अलग से पूछेगा तो इन्हीं पॉइंट्स पे आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन का हम देख लेते हैं कि भाई मतलब क्या होता है। जब हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो कही गई बात मान ली जाती है, ऐसा समझिएगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब कही गई बात मान ली जाएगी, कब मान ली जाएगी, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बारे में अगर 50% से ज्यादा लोग उसके फेवर में हो गए, 50% से अगर एक बंदा भी ज्यादा अगर हो जा रहा है उसके फेवर में, तो बात मान ली जाती है, तो इसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहते हैं। मगर स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब तक 75% लोग उसके फेवर में नहीं होंगे तब तक बात नहीं मानी जाएगी, है ना। तो इसको हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं, जिसमें 51% पीपल मस्ट बी एग्री, मेंबर्स मस्ट बी एग्री। ठीक, ये तो पहला हो गया कि यहाँ पे 50 लोग की फेवर में होने की जरूरत है और यहाँ पे 75, 75% लोग। जब हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं तो पहले से कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है, प्रायर नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मगर जब हम स्पेशल रेजोल्यूशन देने जाते हैं तो 21 दिन पहले पहले हमारे पास
उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जानी चाहिए। फिर आता है रजिस्ट्रेशन की बात आती है। इट डज नॉट रिक्वायर टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को रजिस्ट्रार के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं होती कि वो इसे फाइल करे, मगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के अंदर अंदर उसे रजिस्ट्रार के पास आपको भेज देना रहता है, अवेलेबल करवाना रहता है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का बहुत बड़ा डिफरेंस है कि रजिस्ट्रार के पास भेजने की जरूरत नहीं होती अगर ऑर्डिनरी, मगर स्पेशल रेजोल्यूशन में 30 दिन के अंदर अंदर आपको भेजना है उसे। और फिर ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के नॉर्मल कार एक्टिविटीज के लिए जो हम रेजोल्यूशन देखते हैं वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो जाता है ना? मगर स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेशल टाइप की जब एक्टिविटी आपको लेनी रहती है तब, जैसे कंपनी बंद करना है ना? आर्टिकल ऑफ आर्टिकल्स में आपको किसी तरीके के चेंजेस लेके आने हैं, क्लॉजेस में चेंजेस लेके आने हैं, तो भाई ये बहुत बड़ी चीजें होती। तब इंपॉर्टेंट चीजें जो होती कंपनी में, जिसपे कंपनी डिपेंड करती है, उसमें कोई चेंजेस लेके आना चाहते हैं, तब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे लास्ट में कह रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट स्पेशल बिजनेस। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन की सिचुएशंस कौन कौन सी। मैं तो एक दो एग्जांपल दिए, वो पूरा देख लेते हैं इसे कि अगर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो आपको किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? किन बातों का ध्यान, मतलब किन चीजों पे आप स्पेशल रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये पहले मैं जूम कर देता हूँ हिंदी वाला। तो स्पेशल रेजोल्यूशन का क्या कह रहा है यहाँ पे कि कब कब जब आपको कंपनी के नाम में बदलना हो, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव क्लास होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें किसी तरीके की आपको चेंजेस करनी है, तब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अगर कंपनी की कैपिटल में आप किसी तरीके की कमी कर रहे हैं, रिडक्शन, और ये भी जरूरत, मैं जब ये चैप्टर पढ़ाया तो बताया था कि कैपिटल में कमी आपको करनी है तो आपको मेंबर्स से परमिशन भी लेनी पड़ती है। शेयर होल्डर्स के राइट्स में कोई आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन बुलाना पड़ेगा। फिर अगर किसी तरीके के आप पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से अगर आप किसी तरीके का पेमेंट करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, है ना? रजिस्टर्ड ऑफिस आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। फिर मेकिंग द लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अनलिमिटेड, किसी तरह की लाइबिलिटी डायरेक्टर्स की आपको चेंज करनी है तो उसके लिए भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो जो अभी डिफरेंस देखा था, पॉइंट्स थे, वहां पे आप मीनिंग उसके इंफॉर्मेशन के तौर पे स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए लिख सकते हैं। और फिर ये जो पॉइंट है, स्पेशल रेजोल्यूशन किस सिचुएशन में किया जाता है, आपको ये लिखना रहेगा अगर पूछ देता है तो। अच्छा, अब आते हैं सबसे आखिरी टॉपिक पे, ये है प्रॉक्सी।
अब प्रॉक्सी क्या होते हैं समझिएगा कि कंपनी में अब जैसे रेजोल्यूशन हमको पास करना है, रेजोल्यूशन पास करना है तो जो मेंबर्स है वो वोट डालते हैं, अपने राइट्स का यूज करते हैं और वोटिंग करते हैं। तो वोटिंग में क्या होता है, हमेशा जो मेंबर है वो अवेलेबल रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो अपने एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे क्या कर सकता है, भेज सकता है वोटिंग के लिए। है ना, बात समझ रहे हैं कि एक मेंबर अगर अवेलेबल नहीं हो रहा है तो वो अपने एक एजेंट टाइप के बंदे को, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वैधानिक प्रतिनिधि को भेज के अपनी जगह वोटिंग डलवा सकता है। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव बंदा है, जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सी कहा जाता है। कंपनी एक्ट लॉ में हम उसी बंदे को प्रॉक्सी कहते हैं, जो मेंबर की जगह जाके वहां पे वोट डालने का काम करता है। देखिए लिखा हुआ, a proxy is someone who attends a general meeting and vote in a place of the member of the company. Every member of the company has a statutory right to appoint a proxy. हर मेंबर को ये अधिकार होता है, वैधानिक अधिकार होता है कि वो एक प्रॉक्सी पर्सन यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को अपॉइंट कर सके। अब इसके लीगल प्रोविजंस क्या है कि जब अगर प्रॉक्सी आप अपॉइंट करते हो तो इससे रिलेटेड बातें क्या है, उसे देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक, पहले हिंदी वाला जूम कर देना, चौथा नंबर का पॉइंट नहीं लिखना है आपको। चौथा नंबर वाला पॉइंट मत लिखिएगा। आइए इंग्लिश में इसका मीनिंग देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए एक ये जो पहला वाला पॉइंट है बेटा, इसको यहीं से आप लिखिएगा। ये जो यहाँ से है आपका, यहाँ से आप लिखिएगा और ये पूरा यहाँ पे खत्म कीजिएगा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक जो प्रॉक्सी होता है वो केवल और केवल मीटिंग अटेंड कर सकता है और वोट डाल सकता है, मगर कोई स्पीच टाइप का वो दे, वो नहीं पॉसिबल है कि एक प्रॉक्सी जाके क्या करे, स्पीच देने का काम करे, है ना। वो वोट देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है, कह रहा है कि इन एवरी नोटिस कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी देयर शैल अपीयर अ स्टेटमेंट दैट अ मेंबर इज एंटाइटल्ड। जब कंपनी जब मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है तो वो वहां पे मेंशन इस चीज को करेगी कि भाई कोई मेंबर अगर नहीं आ सकता है तो वो अपने प्रॉक्सी को भी क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है, भेज सकता है। मगर अगर कंपनी इस तरीके का काम नहीं करती, तो तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि अगर कंपनी इस तरीके का काम नहीं कर रही है तो जो ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, उन पे 5,000 रुपए का क्या लग सकता है, पेनाल्टी लग सकता है। ठीक है ना, 5,000 रुपए तक का फाइन लगेगा, पेनाल्टी लगेगा। चौथा पॉइंट हमको नहीं लिखना है। और पांचवें पॉइंट में आके देख लीजिएगा कि भाई ये जो हमारा प्रॉक्सी होता है तो इसको जो जिसने परमिशन दिया, जिस ऑफिसर ने परमिशन दिया है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए और उसकी तरफ से अप्रूवल होना चाहिए, रिटन रिटन में होना चाहिए और सिग्नेचर होनी चाहिए इस पे उस ऑफिसर के जिसने प्रॉक्सी अपॉइंट करने का परमिशन दिया। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। ये जो चैप्टर है आपका मीटिंग प्रॉक्स कंपनी मीटिंग प्रॉक्सी रेजोल्यूशन, ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो